किसी बैलेंस में या तराजू में दो तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। एक गड़बड़ी तो ये होती है कि जो दोनों पैन हैं, पैन का मास डिफरेंट हो। जैसे शॉपकीपर लोग ऐसा चालाकी करते हैं, किसी पैन में मैग्नेट चिपका देते हैं, है ना। तो अगर जब मैग्नेट चिपका दिया गया हो, दोनों पैन का मास डिफरेंट हो, तब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कैसे पता करें। उसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में उसके लिए सॉल्यूशन एक पता करते हैं, क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अगर इस पर ऑब्जेक्ट रखने से अगर उसका वेट W1 आता है, मतलब ऑब्जेक्ट इस पर रखेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए उधर W1 वेट रखा जाता है, तो उसका हम तो कहेंगे कि इसका एक्चुअल में वेट W1 है, जबकि एक्चुअल में W1 होगा नहीं, है ना। तो इस पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वेट W1 दिखाता है। जब ऑब्जेक्ट को उस पर रख देते हैं, बैलेंस करने के लिए इस पर वेट रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को उस पर रख देते हैं तो रीडिंग W2 आता है। मतलब बारी बारी से दोनों पैन पर उसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रीडिंग 2 आती है डिफरेंट। मतलब एक बार W1 आ गई, दूसरी बार W2 आ गई। तो एक्चुअल वेट कैसे पता करते हैं? पता करने का सही तरीका है W1 + W2/2। इस तरह से एवरेज निकाल लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट निकल जाता है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यहां पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये दूसरी जो गड़बड़ी हो सकती है बैलेंस में, उस गड़बड़ी के बारे में सवाल है। इसमें जैसे कि ये बैलेंस है ना, ये जो बीम है, अगर इस बीम का लेंथ दोनों साइड में इक्वल नहीं हो, पैन का मास यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ये जो लेंथ है इधर अलग है, L1 लेंथ, इधर L2 लेंथ है, तब फिर से ये रीडिंग सही नहीं बताएगा, है ना। तो इस टाइप की अगर गड़बड़ी हो इसमें, तब एक्चुअल ऑब्जेक्ट का वेट कैसे पता करें, उसके लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, कहा गया है द बीम एंड पैन्स ऑफ ए बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास। मतलब ये जो बीम है या दोनों जो पैन है इनका मास नहीं है। तो अगर मास के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इधर और इधर दोनों तरफ सिमेट्री है, मास इक्वल कह सकते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल है मतलब इक्वल ही है, ठीक। इसके बाद कहा गया एन ऑब्जेक्ट वेट्स W1 when placed in one pan and W2 when placed on other pan, है ना। एक्चुअली में चूंकि ये बैलेंस जो है ये गड़बड़ है ना, इसमें जो लेंथ है वो डिफरेंट है दोनों साइड में और इसलिए कुछ गड़बड़ी है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दूसरे साइड में जो हमें वेट रखना पड़ेगा वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होगा, कुछ डिफरेंट आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर W1 वेट रखना पड़ रहा है, ऐसा इसमें कहा गया। जब इस पैन पर रखते हैं तो इसका वेट W1 आता है। हम इसका वेट कैसे पहचानते हैं? जो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ वेट रखते हैं उसी से तो पहचानते हैं, है ना। लेकिन ये जो W1 है वो इसके बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ सही नहीं है, तो हमें गलत रीडिंग मिल रही है एक्चुअली में, ठीक। तो इस पर रखा W, मतलब ऑब्जेक्ट रखा इस पर, तो वेट हमने यहां रखा W1। उसी तरह से अब ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। जब ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले पैन पर रख दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पर वेट रखेंगे तो वो इस बार आ रहा है W2, ठीक है। अब मतलब इस पर ऑब्जेक्ट रखा तो इस पर W1 रखने से ये हॉरिजॉन्टल रहता है, बीम बैलेंस रहता है। उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को इस पर रखते हैं, यहाँ W2 वेट रखने से ये हॉरिजॉन्टल रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि ये जो बीम है ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर, तो इस W का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट आएगा W × L1, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। उसी तरह से इसका टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट तो है ही, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, इक्वल कैसे होगा? ये होगा W1 × L2। उसी तरह से इस केस में देखेंगे ये भी बैलेंस है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो W2 नीचे लग रहा होगा, ये W भी नीचे लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज W2 × L1, है ना। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इसका आएगा क्लॉकवाइज W × L2, ठीक। तो अपने पास दो इक्वेशन है ना। अगर दोनों को सोल्व करें, जैसे ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
W2L1 इज इक्वल टू WL2, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को जो है डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर देते हैं, तो देखेंगे L1 कैंसिल, L2 कैंसिल, तो ये आ गया W/W2 W1/W, यानी W² इज इक्वल टू W1 इंटू W2, मतलब W इज इक्वल टू √W1 इंटू W2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जो पेन है वो चेंज करके बारी बारी से रखेंगे। एक पर रखने से उसका वेट जो है W1 पता चल रहा है, दूसरे पेन पर रखने से उसका वेट W2 पता चल रहा है, तो एक्चुअल वेट कैसे पता करेंगे? W1 इंटू W2 का रूट, ये एक्चुअल वेट यहां से पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में एक रॉड है जिसका लेंथ है L, है ना, बीच में यहां पर हिंज किया हुआ है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ये देखेंगे इस एंड से L/4 डिस्टेंस पर हिंज किया हुआ है और इस एंड से 3L/4 पर हिंज किया हुआ है। इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा जाता है, तो रॉड जो है ये एक्चुअली में कुछ देर बाद ये वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा है ना, कुछ इस तरह से ये वर्टिकल हो जाएगा। तो पूछा गया है कि जब ये वर्टिकल होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूं। हिंज रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, है ना। तो हमें पता है कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है। अगर ये डिस्टेंस L/4 है तो ये डिस्टेंस भी L/4 होना चाहिए, क्योंकि इस एंड से L/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना, यानी हिंज से L/4 इधर है सेंटर ऑफ मास। ठीक, जब रॉड वर्टिकल होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से L/4 नीचे आ जाएगा, ऐसे घूमता हुआ। ठीक, तो चूंकि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/4 नीचे आया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी है? mgL/4। कितनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई? क्योंकि सेंटर ऑफ मास L/4 नीचे आ गया है ना। तो नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी घटी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 थी, यहां पर जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है वो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी में गेन है। तो गेन लिखेंगे ½ I ω²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस हिंज के अबाउट, है ना। तो हमें पता है कि ये जो मिड पॉइंट होता है रॉड का, इसके अबाउट mL²/12 होता है। इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ICM प्लस md² इंटू ω², तो 1/2। ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये होता है mL²/12 प्लस m, ये L/4 हो गया, d का वैल्यू L/4 का होल स्क्वायर इंटू ω², है ना। तो इसमें से mL² ω²/2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो देखेंगे यहां पर 12 बचा है और नीचे 16 बचा है, तो 12 और 16 का LCM आ जाएगा 48, है ना। तो यहां पर आएगा 4 + 3, यानी कि ये हो गया 7 mL² ω²/96, ये आ गया। और इतना किसके इक्वल है? mgL/4 के, है ना। mgL/4 इज इक्वल टू 7/96 mL² इंटू ω²। तो इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 24, है ना। एक m कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक l कैंसिल होगा, 2l है इधर, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया ये आ गया 24/7 इंटू g डिवाइडेड बाई l का रूट, है ना। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक रिंग दिया गया है जिसका मास है m, रेडियस है r,
ये रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है स्मूथ है। यहाँ पर एक बुलेट है, इसका भी मास उस रिंग के इक्वल है। ये v वेलोसिटी से जाता है और इस रिंग के जो सरकमफेरेंस है यहाँ पर टकरा करके, कोलाइड करके स्टिक कर जाता है। तो हमें बताना है कि इस सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा कोलिजन के बाद, है ना। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर या बुलेट है यहाँ पर स्टिक कर गया, तो ये सिस्टम किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो ये ओमेगा हमें पता करना है। तो चूंकि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये स्मूथ है, इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अगर इन दोनों को सिस्टम मान लिया जाए तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, है ना। तो इसका जो सेंटर है वो यहां पर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जनरली अगर सारे चीजें फ्री है चलने के लिए, जैसे रिंग भी चलने के लिए फ्री है, यही फ्री है, कोई पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, तो इसमें क्या करा जाता है कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाता है। तो जब ये स्टिक कर जाएगा तो देखेंगे रिंग का मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का वो बिल्कुल बीच में आएगा, यानी इसका सेंटर से r/2 नीचे और इस पार्टिकल से r/2 ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास C यहाँ पर होगा। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली सिर्फ ये चल रहा है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mv, इसका लाइन ऑफ मोशन, और इसको मैं एक्सिस ले रहा हूं, है ना। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r/2, mv r/2 अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, है ना। जो भी सिस्टम बनेगा बुलेट प्लस रिंग का, उसके सेंटर मास को एक्सिस मानते हैं हम लोग। फाइनली क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम प्योर रोटेशन करता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए हमने सेंटर ऑफ मास को लिया है। अगर कोई और एक्सिस लेते तो फिर हमें ट्रांसलेशनल मोशन भी कंसीडर करना पड़ता है। इसमें हम लोग ये मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा होता है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम सीधे हम लोग लिखेंगे I इंटू ओमेगा से। अब I कितना होगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालेंगे। तो रिंग का पहले इसके अबाउट पता है, फिर पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², इसके अबाउट फिर पैरेलल थ्योरम लगाएंगे तो md², d का वैल्यू है यहाँ पर r/2, ठीक। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा केवल रिंग का। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr/2 का होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिस्टम का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा, ठीक। तो यहां से ओमेगा आप निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा v/3r, ठीक। इसके बाद अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल में जैसे कोई सॉलिड राउंड बॉडी दिया हुआ है, रिजिड बॉडी है, ये इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है और इसमें एंगुलर डी एक्सेलरेशन बीटा प्रोड्यूस होता है। जो बीटा है वो एक्चुअली में वेरिएबल है, कहा गया है बॉडी रोटेट्स विथ डी एक्सेलरेशन बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पर। फाइंड एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल टिल इट कम्स टू रेस्ट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और फाइनली ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट से 0 एंगुलर वेलोसिटी होने का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में हमें एवरेज एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अगर करना हो तो बीटा को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर -रूट ओमेगा। माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है ना। अब बीटा को मैं लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू -रूट ओमेगा। तो रूट ओमेगा को इधर लाएंगे तो यह आएगा ओमेगा पावर -1/2 डी ओमेगा माइनस डी टी, है ना। इस तरह से
इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्चुअली में ये नीचे आएगा ओमेगा पावर 1/2 और फिर ये ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ओमेगा पावर -1/2 हो जाएगा। अब जैसे टाइम 0 था जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, जब टाइम t हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 2√ओमेगा, लिमिट भी रख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2√ओमेगा माइनस 2√ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -t-0, है ना। तो ये हो गया 2√ओमेगा माइनस 2√ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -t। ठीक है, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, इस ओमेगा का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा 2√ओमेगा नॉट -t डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस ओमेगा की वैल्यू है। अगर हमें ये पता करना हो कि जब ये फाइनली जब रेस्ट पर आ जाएगा तो टाइम कितना हुआ होगा, तो इस ओमेगा को मैं 0 कर दूंगा, है ना। इस ओमेगा को 0 करने से वो टाइम पता चल जाएगा जब ये रुक जाएगा। तो अगर मैं comes to rest when ओमेगा 0 करने से क्या आएगा, -2√ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -t, यानी कि t इज इक्वल टू t0 इज इक्वल टू, उसको मैं t0 टाइम कर देता हूं, ये आ जाएगा 2√ओमेगा नॉट, मतलब इतने टाइम पर ये जाकर के रेस्ट पर आया होगा। अब इस टाइम इंटरवल मतलब 0 से इतने टाइम इंटरवल में हमें एवरेज ओमेगा निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी होता है तो उसका एवरेज इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। तो अगर मुझे एवरेज ओमेगा निकालना होगा तो ओमेगा dt डिवाइडेड बाई dt ऐसे करेंगे। एक्चुअली में ओमेगा dt क्या बताएगा, ये बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और नीचे वाला जो है ये टाइम इंटरवल है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल कर देने से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं, है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा √ओमेगा नॉट माइनस t/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस t²/4 माइनस 2√ओमेगा नॉट इंटू t/2, ये आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर को हमने तोड़ करके मतलब एक्सपेंड कर दिया इसको, और यहां पर आएगा dt, नीचे भी dt का इंटीग्रेशन है। अब इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से इस टाइम तक, यानी 0 से t0, 0 से t0। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखेंगे ये ओमेगा नॉट इंटू dt, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी, प्लस ये t²/4 है, जब इसको t²/4 dt को इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t³/12 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुका है, √ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, और t dt का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, है ना। ये हो गया इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट रखेंगे 0 से t0, t0 की वैल्यू एक्चुअली में है 2√ओमेगा नॉट, है ना, डिवाइडेड बाई ये जो है एक्चुअली में आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो t, लिमिट रखेंगे तो t0 - 0, है ना, यानी कि ये आ जाएगा लिमिट t0 का वैल्यू 2√ओमेगा नॉट - 0, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इसमें रखें, वैल्यू रख के आप देखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 3। तो ये हो गया इसका एवरेज एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें एक
हॉलो क्यूबिकल बॉक्स है। हॉलो का मतलब है कि इसका जो वॉल है, वॉल का थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। तो इसमें 6 वॉल्स हैं और इस कंप्लीट क्यूबिकल बॉक्स का मास हमें दिया गया है m, इसका साइड लेंथ दिया गया है a। तो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर से पास कर रहा है ना। ये एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे कोई स्क्वायर प्लेट होता है, तो स्क्वायर प्लेट का ये वाला जो एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास करता हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, है ना। तो इस टाइप के 2 फेसेज हैं यहाँ पर, एक ये फेस है और एक ये वाला फेस है। दोनों फेस के सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनके लिए ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ध्यान रखना है कि कंप्लीट बॉक्स का मास है m, तो एक फेस का मास हो गया m/6, है ना, क्योंकि 6 फेसेज हैं, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक फेस का मास हो गया m/6। तो इस फेस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये हो गया इसका मास इंटू a², साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ये वाला फॉर्मूला लगाया, मास इसमें है m/6, a²/6। ये हो गया इस फेस का, और इस फेस का भी एग्जैक्टली इतना ही आएगा, है ना। तो मैं इसको 2 बार ऐड कर सकता हूं या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा। ये दोनों फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर काउंट हो गया, ठीक। अब बाकी 4 फेसेज जो हैं, जो साइड वॉल्स हैं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका भी बराबर आने वाला है। तो मैं किसी एक का निकालता हूं, जैसे ये वाला फेस है ना। ये वाला फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके पैरेलल एक एक्सिस लेता हूं जो इसके प्लेन से या सेंटर ऑफ मास से पास करता है, ऐसे। तो हमें पता है कि स्क्वायर प्लेट के प्लेन में कोई भी एक्सिस ले, चाहे ऐसे लें या ऐसे लें, है ना, जो सेंटर से पास करता हो, कोई भी सिमेट्रिक एक्सिस लेते हैं, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ma²/12, है ना, जो कि सेंटर से पास करने वाले एक्सिस हैं। तो ये जो मैंने लाइन लिया है, ये जो एक्सिस लिया है, वो भी इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास करता है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कह सकते हैं ICM, मतलब इसके सेंटर मास से पास करता है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका मास, ध्यान रखना है कि इसका मास m/6 है, एक फेस का मास m/6 है। तो ये हो गया मास साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये वाला फॉर्मूला से। तो इस एक्सिस के अबाउट इतना है, हमें तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, ये डिस्टेंस जो है वो a/2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो आता है ICM + md²। ICM है m/6 a²/12, है ना, ये आ गया। यह ICM + md²। m का मतलब यहां पर है m/6, इसका मास इतना है, और d का वैल्यू है a/2। कहीं भी दोनों के बीच का सेपरेशन a/2 के इक्वल आएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस एक फेस का। ऐसे 4 फेसेज हैं जो कि साइड में है, तो चारों का मोमेंट इनर्शिया इतना ही आएगा। चारों का जोड़ना है हमें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ma² जो है ये सब में कॉमन होगा, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहां पर आएगा, जैसे देखेंगे नीचे 36 और ऊपर है 2, तो ये हो गया 1/18 प्लस यहां भी आ जाएगा 1/18 प्लस यहां पर देखेंगे 1/6, ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग 18 जो है LCM ले सकते हैं। तो यहां पर आएगा 1 + 1 + 3 इंटू ma²। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस क्यूबिकल बॉक्स का, वो आ गया 5/18 ma², ठीक। जो अगला एग्जाम्पल है,
इसमें एक हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर का केवल हमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसका लेंथ अंदर की तरफ है। ठीक, तो एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें बीच में हॉलो पोर्शन है, तो इनर रेडियस इसका दिया गया है R1 और आउटर रेडियस दिया गया है R2, है ना। मतलब ये सॉलिड पोर्शन है, बाकी बीच में जो है सिलिंड्रिकल कैविटी है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो हमें एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है जो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ये वाला, इसके पैरेलल है यहाँ पर, जो कि आउटर सरफेस के टेंजेंट है ना। आउटर सरफेस पर टेंजेंट भी है और इसके पैरेलल भी है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड टेंजेंट टू आउटर सरफेस। ठीक, तो इसका मास जो है वो है m। मास का मतलब इस कैविटी के साथ में, ये कैविटी होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसका मास m दिया हुआ है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो भी रिमेनिंग पार्ट है अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिमेट्री एक्सिस के ऊपर पता हो तो पैरेलल थ्योरम लगाया जा सकता है। ये एक्चुअली में क्या है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है हॉलो सिलेंडर है उसका सेंटर ऑफ मास ये है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होगा तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि O है, अगर मुझे IO निकालना होगा तो मैं लिखूंगा IC प्लस MD²। ये वाला एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया R2, तो M इंटू R2², है ना। IO इज इक्वल टू IC प्लस MD², ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके अबाउट निकालना हो इसका तो क्या करेंगे, पहले कंप्लीट विदाउट होल, मतलब R2 रेडियस का जो सिलेंडर होगा सॉलिड सिलेंडर, उसके कारण से इसके अबाउट निकालेंगे मोमेंट इनर्शिया, और इस हॉलो वाले पार्ट के कारण से निकाल करके माइनस कर लेंगे, है ना। तो मैं लिखता हूं पहले जो बड़ा वाला है ना, मतलब कि जो कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट सिलेंडर है जो पूरा बिना होल का, उसके कारण से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2 इस एक्सिस के एक्सिस सिमेट्री के आउट होता है, माइनस ये होल वाले कारण से माइनस करेंगे, मैं इसको लिखता हूं mh इंटू R1²/2। ये भी चूंकि सिलेंडर ही है तो उसकी वजह से भी आएगा mr²/2। ये हो गया IC का वैल्यू, मतलब इस हॉलो सिलेंडर का इस C के अबाउट, है ना, इतना है। मतलब कंप्लीट के कारण से निकाला यहाँ पर, फिर होल के कारण से हम माइनस कर लिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट के कारण से यहाँ पर आ गया, प्लस m इंटू R2²। ठीक है, अब कंप्लीट का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम वैसे कर सकते हैं सिग्मा, जैसे डिस्क का निकाल सकते हैं वैसे सॉलिड सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं, एक ही जैसा, सिग्मा इंटू कंप्लीट एरिया। कंप्लीट का निकालना है तो सिग्मा इंटू पाई R2², कंप्लीट सिलेंडर का एरिया हो गया, है ना, सिग्मा इंटू पाई R2 एरिया। ये हो गया MC का वैल्यू इंटू R2²/2 माइनस होल का निकालना है, होल का मास इसका निकालना है, तो सिग्मा वही रखेंगे, सिग्मा पाई R1², सिग्मा में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, इंटू R1² है डिवाइडेड/2, है ना। तो ये आ गया यहां पर इस IC का वैल्यू, और प्लस mr2², है ना। इसमें से आप देखेंगे कि सिग्मा पाई/2 ये कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां बचेगा R2⁴ माइनस R1⁴ प्लस mr2²। सिग्मा की वैल्यू कितना लिखा जा सकता है, सिग्मा जो होगा इस हॉलो सिलेंडर का मास है m, तो मास बाई एरिया, इसका एरिया कितना लेंगे, है ना, रिमेनिंग पार्ट का एरिया लेना पड़ेगा, कितना, पाई R2² माइनस पाई R1², पूरा एरिया में से ये होल का पार्ट माइनस कर लेंगे, तो इतने एरिया में ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा का वैल्यू रखते हैं, सिग्मा का वैल्यू है m डिवाइडेड बाई पाई कॉमन लेंगे, तो R2² माइनस R1², या सिग्मा का वैल्यू इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू
R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 प्लस AmR2 स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है O के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर देखेंगे कि Am/2 तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 है, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर बचेगा, इसको इससे नीचे वाले से कैंसिल करेंगे तो बचेगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, है ना, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, इतना यहाँ पर बच जाएगा, और प्लस Am R2 स्क्वायर, ये वाला पार्ट। इसमें अगर Am कॉमन ले लिया जाए, है ना, Am/2 अगर LCM ले लिया जाए तो बचेगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर। तो Am/2 इंटू 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस O के अबाउट।